हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग यूपी में हुए एजुकेशन सब्जेक्ट में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए वहाँ पे एग्ज़ाम होता है जीआईसी का। तो उसका एक पेपर सॉल्व करेंगे जो कि एजुकेशन सब्जेक्ट में हुआ था 2020 में। तो आज हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। उसमें एक्चुअली क्या था कि 40 क्वेश्चन तो जीके के थे और 80 क्वेश्चन एजुकेशन सब्जेक्ट के थे। तो जीके वाला पोर्शन मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है, सिर्फ मैंने यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ ज़रूरत लगेगी समझने की वहाँ हम इसे समझते जाएंगे। पेपर अच्छा था तो देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, क्रिएटिविटी इज द क्वालिटी विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड डिजायरेबल। द न्यू प्रोडक्ट मे बी न्यू टू द सोसाइटी और न्यू टू द इंडिविजुअल हु क्रिएटेड इट। मतलब ये डेफिनेशन किसकी है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो डियान एंड एबिंघर्स्ट की, क्रो एंड क्रो की, कोल एंड ब्रूस की, या जे ई ड्रेबहेल की। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डियान एंड एबिंघर्स्ट। और हम बाकी तीनों राइटर की भी देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। कोल एंड ब्रूस ने कहा है कि क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ मैंस माइंड टू ग्रैस्प, एक्सप्रेस एंड अप्रिशिएट इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट। जे ई ड्रेबहेल ने कहा है कि क्रिएटिविटी इज अ ह्यूमन एबिलिटी बाय विच ही प्रेजेंट्स एनी नोवेल वर्क और आइडियाज। तो ये हम डेफिनेशन भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे, नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई पूछ ली जाए तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ पे 21A आर्टिकल नहीं है तो हम आर्टिकल 45 के साथ जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा सी, आर्टिकल 45। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू डी स्कूलिंग। डी स्कूलिंग के संबंध में जो भी सत्य नहीं है वो हमें बताना है, मतलब गलत स्टेटमेंट जो है वो हमें बताना है। डी स्कूलिंग इज अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। डी स्कूलिंग इज अगेंस्ट स्कूलिंग। डी स्कूलिंग इज अगेंस्ट हिडन करिकुलम। डी स्कूलिंग इज एंटी टीचर। तो इनमें से कौन सा गलत है जो डी स्कूलिंग के अगेंस्ट जाता है? तो डी स्कूलिंग इज एंटी टीचर, ये गलत है, ये एंटी टीचर नहीं है। ठीक है, ये इवान इलिच का कंसेप्ट है डी स्कूलिंग सोसाइटी का। और उन्होंने ये कहा कि जो लर्निंग है वो आउटसाइड भी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल के अंदर ही लर्निंग होगी, बाहर भी होती है। और उन्होंने हिडन करिकुलम को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि सेल्फ लर्निंग पर फोकस करना चाहिए और लर्नर की फ्रीडम पर फोकस करना चाहिए। और उन्होंने टीचर को अपोज नहीं किया है और उन्होंने इनफॉर्मल एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की है। तो ये कुछ पॉइंट्स और हैं जिन्हें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट ओरिएंटेड एजुकेशन के भी वो लोग, मतलब वो उस अगेंस्ट थे कि सर्टिफिकेट के ऊपर ही बेस नहीं होनी चाहिए, कि सर्टिफिकेट मतलब एजुकेशन का मतलब सर्टिफिकेट नहीं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनकी बुक का नाम था डी स्कूलिंग सोसाइटी, जो कि 1971 में आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वैलिडिटी। इनमें से कौन सा वैलिडिटी मतलब वैधता का प्रकार नहीं है? कंटेंट वैलिडिटी, कंसेप्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो कंटेंट, क्राइटेरियन और कंस्ट्रक्ट तीनों वैलिडिटी के टाइप होते हैं, लेकिन कंसेप्ट वैलिडिटी कुछ नहीं होता। तो आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस की बात की जा रही है तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या सोशियोमेट्रिक। आंसर होगा हमारा डी, सोशियोमेट्रिक। सोशियोमेट्रिक में दो मेथड इंक्लूड रहती हैं, राउंड रॉबिन डिजाइन और सोशियोग्राम्स। सोशियोग्राम में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और सोशियोमेट्रिक में तो ओवरऑल सब कुछ आ ही जाता है। और ये कंसेप्ट जो है जैकब एल मोरेनो एंड हॉल जेनिंग्स ने 1940 में दिया है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि हम कुछ तरीके से मतलब मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टार का मतलब होता है इसमें मोस्ट लाइक्ड, आइसोलेट का मतलब होता है लीस्ट लाइक्ड, म्यूचुअल पेयर मतलब एक जने ने दूसरे को पसंद किया, उसने पहले वाले को पसंद किया, तो मतलब आपस में एक दूसरे को पसंद करना, म्यूचुअल पेयर्स।
और क्लिक्स मतलब सब ग्रुप्स, ठीक है। और ये हम लोग ये यूजफुल होती है क्लासरूम में स्टूडेंट्स की रिलेशनशिप को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। बुद्धिस्ट एजुकेशन किसके मतलब इनकरेक्ट कौन सा है ये हमें बताना है। तो वो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के फेवर में थी, सही बात है। नॉन रिलीजियस करिकुलम, मदर टंग इज द मीडियम ऑफ एजुकेशन, इनके में पाली लैंग्वेज यूज की जाती थी जो उस समय की लोकल लैंग्वेज थी, तो मदर टंग ही मतलब बोला जाएगा, तो ये भी बात ठीक है। स्टडी पीरियड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वाज 12 ईयर्स, और प्राइमरी एजुकेशन का जो पीरियड था वो भी 12 ईयर्स का ही था। लेकिन नॉन रिलीजियस करिकुलम हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका करिकुलम भी रिलीजियस ही था, क्योंकि उनका लास्ट में जो आपने पढ़ा होगा उनका भी एम निर्वाणा ही था। तो जो कि हम मतलब एक तरीके से रिलीजियस या स्पिरिचुअल को ही फॉलो करके गेन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस को टच करता था, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो नॉन रिलीजियस था। हाँ, वो लोग पाखंड और आडंबर और ये यज्ञ यवन ये यज्ञ और हवन वगैरह के खिलाफ थे, बट वैसे ओवरऑल वो मतलब अच्छा था और रिलीजियस टाइप का ही था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। Which amendment of the Indian Constitution brought education into concurrent list? तो हमारा कौन सा अमेंडमेंट था वो, तो वो हो जाएगा हमारा 42 अमेंडमेंट। Which of the following is not a part of cognitive domain of Bloom's taxonomy? इनमें से कौन cognitive part नहीं है ब्लूम की टैक्सोनॉमी का? नॉलेज, एनालिसिस, परसेप्शन एंड इवेल्युएशन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा परसेप्शन। परसेप्शन पार्ट नहीं है, जबकि नॉलेज, एनालिसिस और इवेल्युएशन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग है ये। तो इसमें टेबल ए को टेबल 2 से मैच करना है। क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा किस में होता है? कोरिलेशनल स्टडी में क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबल किस में हम करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी किस में होती है? तो क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा की जहाँ बात करी जाएगी वहाँ हिस्टोरिकल रिसर्च आएगी। तो हमारा ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हमारा 2 में है। कोरिलेशनल स्टडी एक तरीके की डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, तो बी का हो जाएगा हमारा 2, तो बी का हो जाएगा हमारा 2। तो आंसर तो हमारे यहीं से आ गया। आगे के भी देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबल्स हमारा एक्सपेरिमेंटल में होता है, तो सी का हो गया 1। और लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमारी डेवलपमेंटल सर्वे में होती है, तो वो हमारा हो गया 4। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? एमाइल की रूसो है, सही है। साइंस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ए एन वाइट हेड की ही है। एजुकेशन इट्स डेटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ये जॉन डीवी की नहीं है, तो यही हमारा रॉन्ग पेयर हो जाएगा। द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी ये जॉन एडम्स की है, तो हमारा सी आंसर ठीक हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 with list 2 and correct option given below. B.F. स्किनर, नॉर्मन क्राउडर, थॉमस गिलबर्ट एंड E.L. थॉर्नडाइक। और इधर सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो मैथमेटिक्स किसने दिया? लीनियर प्रोग्रामिंग किसने दिया? फंडामेंटल अबाउट सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल किससे रिलेटेड है? और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किसका है? तो सबसे पहले तो B.F. स्किनर का हमारा हम कर लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो हमारा ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हमारा 2 में है। नॉर्मन ए क्राउडर का हमारा हो जाएगा ब्रांचिंग, तो ये हमारा डी। बी का 4, तो बी का 4 हमारा इसमें है, तो आंसर तो हमारा यहीं से आ गया। और सी का हो जाएगा 1 मैथमेटिक्स, गिलबर्ट ने दिया है। और ये थॉर्नडाइक का है हमारा सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, तो आंसर तो ए है हमारा इसमें, ठीक है। सोसाइटी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप, हु सेड दिस? मतलब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन डीवी ने, मैकाइवर ने, ओटावे ने या दुर्किम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर एंड पेज। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इज द टाइटल ऑफ विच रिपोर्ट? किस रिपोर्ट का टाइटल था? तो ये हमारा था कोठारी कमीशन का।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंड ऑन मीन, इनमें से कौन मीन पे डिपेंड नहीं करता? पियर्सन आर करता है, टी वैल्यू भी करती है, इसको भी हम उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन के बिना नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोग मीन के बिना नहीं निकाल सकते। लेकिन इस पेयर आर ओ में हम रैंक देखते हैं तो ये हमारा मीन पे डिपेंड नहीं करता, ये रैंक से होता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। Which of the following measured through Thurston's method of paired comparison? इनमें से क्या चीज थर्स्टन की पेयर कंपैरिजन मेथड से मतलब मापा जाता है? तो एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड या पर्सनैलिटी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज, क्योंकि ये खुद का उसके साथ ही कोरिलेशन होता है, इसलिए वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा हो जाएगा इट इज अ सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट का खुद के साथ ही रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, तो वो कभी नेगेटिव नहीं जाएगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। If one of the measurement of variable is on ordinal scale and another on interval scale, then the most appropriate method of correlation will be, कौन सी होगी? अगर एक ऑर्डिनल स्केल पर है और दूसरा वेरिएबल जो है इंटरवल स्केल पर है, तो वो हमारा कौन सा होगा? रैंक डिफरेंस मेथड होगा, पॉइंट बाय सीरियल मेथड होगा, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन होगा या मल्टीपल कोरिलेशन? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रैंक डिफरेंस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन एंजाइटी स्कोर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स विल बी कंपेयर्ड बाय कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अ सैंपल सेलेक्टेड थ्रू। हमें एक मेल और फीमेल ग्रुप का डाटा एंजाइटी के ऊपर कंपेयर करना है, तो किस मतलब किस कौन सी सैम्पलिंग मेथड उसके लिए यूज की जाएगी? तो पर्पज सैम्पलिंग यूज करनी चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग? तो इसके लिए क्योंकि हमें दो स्टेटा में हमें उसे डिवाइड करना होगा, तो हम मेल और फीमेल में, तो हम यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को यूज करेंगे। बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ डिस्ट्रेस इमोशन इज, क्या है? तो कम्बैट है, रिपल्शन है, अपील है या सबमिशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपील। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन? हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, मुदालिया कमीशन या कोठारी कमीशन? तो आंसर होगा हमारा हंटर कमीशन। इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई थी? जंग, आइजनेक, एडलर या रॉजर्स? तो एडलर के द्वारा हमारी इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी गई थी, और फ्रॉइड के द्वारा साइको एनालिसिस दी गई थी, और जुंग ने हमारी एनालिटिकल साइकोलॉजी दी है। At what stage of research the study of related literature is least relevant? Identification of the problem, stating the problem, data collection and data analysis. किस स्टेज पर सबसे ज्यादा मतलब लीस्ट मतलब सबसे कम लिटरेचर रिव्यू की जरूरत पड़ती है? तो कौन सा होगा वो? प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करते वक्त, स्टेट करते वक्त, ये डेटा कलेक्शन के टाइम या डेटा एनालिसिस के टाइम? तो जब हम किसी प्रॉब्लम की सर्च करते हैं उस समय भी हमें रिव्यू करना पड़ता है लिटरेचर को, स्टेट करते समय भी हम उसकी हेल्प लेते हैं, लेकिन डेटा कलेक्शन के टाइम सिर्फ हम अपने टूल्स से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उस समय हमें किसी भी तरीके के रिव्यू या लिटरेचर को देखने की जरूरत नहीं होती है। और डेटा एनालिसिस के टाइम भी हम मतलब दूसरी स्टडी जो हुई है उस फील्ड में उनसे कंपेयर करते हैं अपने रिजल्ट्स को, तो वहां पे भी यूज होता है। तो सबसे लीस्ट हमारा हो जाएगा डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन? ऑडियो विजुअल एड्स, रेडियो एंड टेलीविजन, प्रिंट मटेरियल, स्टडी ग्रुप्स? तो ये सारे ही इसमें जरूरत होती है, मतलब उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल एरर ऑफ मेजरमेंट आर रिलेटेड टू? पर्सनल एरर ऑफ मेजरमेंट किससे रिलेटेड होती है? रिलायबिलिटी से, वैलिडिटी से, नॉर्म से या ऑब्जेक्टिविटी? पर्सनल एरर में क्या होता है कि जो रिसर्च करने वाला होता है, रिसर्चर होता है, उसके खुद के मतलब पूर्वाग्रह जो होते हैं उनसे स्टडी अफेक्ट होती है, तो वो उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो सबसे ज्यादा हमारा ऑब्जेक्टिविटी उसकी अफेक्ट होती है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी। अब एक बार ये देख लेते हैं, मार्शल ने इसको मेजरमेंट ऑफ एरर को चार तरीके बताए हैं। पहला है इंटरप्रेटिव एरर्स, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट के दौरान होती है। वेरिएबल एरर्स में
जो इसका वेरिएबल एरर्स जो होते हैं उसका कॉज जो होता है एक्सटर्नल कॉज की वजह से होती है, किसी बाहरी चीज की। जैसे हम कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उस टाइम वहां पे बहुत शोर हो रहा है, तो मतलब वो जो उसकी वजह से जो मतलब डिस्टरबेंस हुआ हमारे स्कोर्स में, जो एरर आई वो हमारी वेरिएबल एरर कहलाएगी। पर्सनल एरर मतलब सब्जेक्टिविटी जहाँ पे आ जाती है, मतलब लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। और कांस्टेंट एरर जो होती है हमारी वैलिडिटी से रिलेटेड होती है टूल की। ठीक है, याद रखेंगे इनको भी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शन गिवन रो। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज किस में बात की गई है? कंजर्वेशन ऑफ इम्पोर्टेंट नेशनल साइट एंड प्लेसेस, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन। तो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज हमारा आर्टिकल 30 के साथ जाएगा। ए का हो जाएगा हमारा 4, तो ए का 4 एक में ही है, तो हमारा आंसर तो यहीं से निकल आया, डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं बाकी भी हम। कंजर्वेशन ऑफ इम्पोर्टेंट नेशनल साइट एंड प्लेसेस का हो जाएगा हमारा 3rd, यानी आर्टिकल 49। और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड आर्टिकल 24 एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन आर्टिकल 48। ये यहाँ पे दिया हुआ है। आर्टिकल 30 जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है माइनॉरिटीज के लिए। आर्टिकल 49 इम्पोर्टेंट प्लेस की प्रोटेक्शन की बात करता है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके। और आर्टिकल 24 14 ईयर्स से कम चिल्ड्रन को हजार्डस वर्क में प्रोहिबिट करता है। और आर्टिकल 48 जो है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रमोट करने पर फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट में वन में हमारे फिलोसोफर के नाम दिए हुए हैं और उनकी फिलोसफी दी हुई है लिस्ट टू में। तो बर्ट्रैंड रसेल हमारे जो किससे रिलेटेड है? रूसो हमारे नेचुरलिज्म से हो गए, सोक्रेटिस आइडियलिज्म हो गए, विलियम जेम्स हमारे प्रैग्मेटिस्ट हो गए। तो बर्ट्रैंड रसेल हो गए हमारे रियलिज्म से रिलेटेड। तो बर्ट्रैंड रसेल का हो गया ए का 4, ए का 4 फर्स्ट में, मतलब एक ही ऑप्शन में है, तो इसका भी हमारा डी आंसर सही होगा। ए का 4 हो गया। रूसो हमारे नेचुरलिस्ट हो गए, सोक्रेटिस हमारे आइडियलिस्टिक हो गए, और विलियम जेम्स हमारे प्रैग्मेटिस्ट हो गए। तो 4 1 3 2 डी ऑप्शन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू इन रिलेशन द स्कोप ऑफ ईच कमीशन। अब यहाँ कमीशन दिए हुए हैं और किसका किस पर फोकस रहा है। तो वुड डिस्पैच की बात करें तो एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस रहा है उसका, तो ए का हो जाएगा हमारा 4। ए का 4 3 में दिया हुआ है। हंटर कमीशन हमारा किससे रिलेटेड है? हंटर कमीशन हमारा रिलेटेड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन से, तो बी का हो जाएगा 3। बी का हो जाएगा 3, तो आंसर यहीं से आ गया हमारा, ए आंसर हो जाएगा। सी का सैडलर कमीशन का हो जाएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और हर्टॉग कमेटी हो जाएगी हमारी सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड कंडीशन ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। Whose statement is this? ये डेफिनेशन आप यूपी का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, वहां पे मतलब रिपीटेडली पूछी जाती है। तो ये किसने कहा, किसकी डेफिनेशन है? बीसी मैथिस की, रॉबर्ट एकॉक्स की, रिचमंड की, या लीथ की? तो ये GOM लीथ की डेफिनेशन है, हम इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Distance education offers a good choice for those learners who are not able to attend the regular system of education on account of their physical, mental, emotional and social limitations। सही बात कही जा रही है इसमें कि डिस्टेंस एजुकेशन उनके लिए मतलब हेल्प करता है, गुड चॉइस होती है, जो किसी ना किसी वजह से, किसी लिमिटेशन की वजह से रेगुलर नहीं कर पाते हैं। Second, are engaged in some employment and are unable to attend the regular classes। ये भी बात सही है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। Which of the following is a distribution free statistics? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री से मतलब यहाँ पे है नॉन पैरामेट्रिक। तो टी टेस्ट हमारी पैरामेट्रिक है, एफ टेस्ट भी हमारी पैरामेट्रिक है, पियर्सन आर भी हमारी पैरामेट्रिक है, काई स्क्वायर टेस्ट हमारी नॉन पैरामेट्रिक है। तो आंसर हो जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ डेविएशन, सबसे रिलायबल मेजर ऑफ डेविएशन हमारी कौन सी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड सो फार एज बुक एंड देन ऑथर आर कंसर्न, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। तो ह्यूमन सोसाइटी एंड जोन्स ये ही रॉन्ग है, बाकी सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन एच.एम. जॉनसन की है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी डॉसन एंड गैटीज की है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन टेलकॉट पार्सन्स की है। तो हमें ये भी बाकी बुक, ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि हाँ ये गलत है, लेकिन बाकी 3 बुक जो हैं उनको हमें याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये एग्जाम में रिपीट हो सकती है कि कौन सी किसकी है। ठीक है, Which of the following is not a fundamental principle of programmed instruction? इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का। तो प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट इन्फोर्समेंट होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी नहीं होता है। ये हमारी पेवलोव की जो कंडीशनिंग थी, क्लासिकल कंडीशनिंग, उसका एक महत्वपूर्ण मतलब एलिमेंट कह लीजिए है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात उन्होंने करी है, लेकिन बाकी तीनों जाएंगे हमारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के साथ में। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये गलत है। इसके कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, ये BF स्किनर ने दी है। इसके 4 प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट एम्बिवर्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया है, एल्पोर्ट के द्वारा, फ्रॉइड के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा या जूम के द्वारा। तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट में पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन हमारा जूम ने किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन टॉरेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएटिविटी। तो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, ओरिजिनलिटी दी है, फ्लुएंसी दी है, नोवेल्टी उन्होंने नहीं दी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नोवेल्टी। उनके 4 जो एलिमेंट्स हैं वो है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलेबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट श्री अरविंदोज अतिमानव, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है अरविंदोज अतिमानव को लेकर। तो इट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम सच्चिदानंद, सही बात है। इट्स एग्जिस्टेंस एंड पावर आर एटर्नल, शाश्वत है, ये भी सही बात है। दिस वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हिम, ये भी बात सही है कि जो भगवान का रूप होता है वही उसी की को उन्होंने माना है कि वही उसी से वर्ल्ड को प्रोड्यूस होता है, तो वो भी बात सही है। इट इज मेड फ्रॉम नेचर, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ईगो यहाँ आ गया तो ये चीज हमारी गलत हो जाएगी। ये नेचर, इंटेलिजेंस और ईगो से मिलके नहीं बनता है जो हमारा अति मानव है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट नहीं है। तो हो जाएगा आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा सीक्वेंस सही है, सबसे पहले हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, फिर उसको रिटेन करते हैं, फिर उसको रिकॉल करते हैं, फिर रिकॉग्निशन करते हैं। तो हमारा यही आंसर ठीक हो जाएगा, लर्निंग सबसे पहले आएगा, रिकॉग्निशन सबसे बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, कौन कौन सी स्टेज होती है। तो सबसे पहले हमारी इनएक्टिव आती है, फिर आइकॉनिक आती है और फिर सिंबॉलिक आती है। तो पहला वाला ही हमारा ठीक हो जाएगा। और इन्होंने इनएक्टिव स्टेज जो बोली है वो बोली है कि 0 से 3 इयर्स के लिए होती है, आइकॉनिक जो होती है हमारी 3 to 6 इयर्स होती है और सिंबॉलिक हमारी 6 से अबव होती है। और ये तीनों स्टेज जैसे हमने जब प्याजे पढ़ा है तो प्याजे में हमने देखा कि एक स्टेज के बाद ही दूसरी स्टेज आती है, लेकिन यहाँ पे और एक स्टेज जब खत्म हो जाती है दूसरी आती है तो पहली वाली का मतलब वो हट जाती है, मतलब वो बिल्कुल अलग होती है, मतलब सेपरेट होती है एक तरीके से। लेकिन ये कहते हैं ब्रूनर
कि एक साथ कोई 2 स्टेज भी आ सकती हैं, एक साथ 3 भी आ सकती हैं, मतलब इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार में एक ही आएगी। ये पूरा तीनों मिला के भी जब 6 साल का हो जाता है बच्चा, उसके बाद तीनों तीनों की तीनों से प्रोसेस करता है, मतलब उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें तीनों चीजें मतलब ये प्रोसेस में यूज होती हैं। और उससे छोटा होता है तो दो दो चीजें प्रोसेस में यूज होती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्टेज एक टाइम पे रहेगी, तीनों एक टाइम पे भी रह सकती हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। हाँ, इनएक्टिव स्टेज जो है उसमें डूइंग और एक्शन पे ध्यान रहता है, मतलब चीजों को छू के बच्चा समझता है, क्रियात्मक टाइप की होती है। और आइकॉनिक स्टेज में बच्चा मतलब देख के इमेजेस से, पिक्चर्स से उससे पहचानता है और उससे समझने की कोशिश करता है। और सिंबॉलिक में लैंग्वेज और सिंबल्स को यूज करके वो यूज करता है, और जो है मतलब फिर उसके आधार पर उसका डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव। Teaching work in Indian education is subject to examination and not examination is subject to teaching work. ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये हमारा हो जाएगा रैली कमीशन का, सैडलर कमीशन का, शिमला कमीशन का या हार्टॉक कमेटी का। तो ये हमारा हो जाएगा सैडलर कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज टीएटी कैसा है? तो ये सिचुएशनल है, सोशियोमेट्रिक है, प्रोजेक्टिव है या रेटिंग है? तो हमारा हो जाएगा प्रोजेक्टिव। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ टेबल ए, टेबल 2। अच्छा, इधर टेक्निक दी हुई है और इधर किससे रिलेटेड है? जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक किससे रिलेटेड है? तो इधर देखेंगे हम हमारा रोशा जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक है। एटीट्यूड हमारी थर्स्टन ने दी है। क्रिएटिविटी हमारी टॉरेंस से रिलेटेड है और एप्टीट्यूड हमारी सीशोर से रिलेटेड है। तो हम मैच कर लेंगे। ए का हो जाएगा हमारा 3, ए का 3, ए का 3 दो में है। एटीट्यूड हमारा थर्स्टन, तो बी का 4, बी का 4, बी का 4। तो हमारा डी आंसर ठीक हो जाएगा, सी का 1 और डी का 2। तो आंसर हो गया हमारा डी। Everything is good and it comes from the hands of the author of the nature. Man meddles with it and it degenerates. Who said this? मतलब दुनिया में जो भी चीजें हैं नेचर में, बाई नेचर अपने आप में गुड है, लेकिन जब वो समाज में आती हैं और तो वो क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती है, मतलब दूषित हो जाती हैं। तो ये किसने कहा है? जो नेचुरलिस्ट होगा। तो हमारा हो जाएगा Jean Jacobs Rousseau. Which of the following statement is incorrect? Dichotomous variables are discontinuous. Discontinuous variables are dichotomous. Discontinuous variable can be dichotomized and continuous variable can be dichotomized. अब इन स्टेटमेंट्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाइकोटोमस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है। तो डाइकोटोमस मतलब द्विभाजी, जिसमें हम दो हिस्सों में चीज को बांट देते हैं, सही गलत, मेल फीमेल। तो डाइकोटोमस मतलब द्विभाजी, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस से मतलब कोई भी, जैसे हमने किसी भी चीज को मेजर किया है और वो उसे हम पॉइंट्स में नहीं कर सकते। जैसे इंटेलिजेंस को हमने मेजर किया तो हम ये कहते हैं हाई इंटेलिजेंट है, लेकिन हम उसे पॉइंट्स में नहीं बता सकते। हमने एक स्केल बनाया बट वो ट्रूली मतलब रेशियो स्केल पे नहीं है, तो वो हमारा डिसकंटिन्यूअस एक तरीके का मतलब वो है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल है वो, ठीक है। और कंटिन्यूस से मतलब जिसे हम पॉइंट्स में भी मतलब मेजर कर सकते हैं, जैसे हमारी हाइट हो गई, हमारी वेट हो गई, तो वो हम जो रेशियो स्केल पे होगा तो वो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। तो अब ये कह रहा है कि डाइकोटोमस वेरिएबल आर डिसकंटिन्यूअस। डाइकोटोमस वेरिएबल आर डिसकंटिन्यूअस मतलब द्विभाजी चर जो है वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो ये बात सही है, जैसे मेल फीमेल डिसकंटिन्यूअस में हो सकते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल आर डाइकोटोमस। जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल है वो डाइकोटोमस ही होते हैं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अब मान लीजिए हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहे हैं किसी की, तो वो हम ऐसा नहीं है कि दो ही हिस्से में डिवाइड होगा कि हाई और लो। एवरेज भी हो सकता है,
इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो उसे भी हम हाई लो मतलब सिर्फ दो ही में नहीं, कई कैटेगरी में कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल है वो डाइकोटोमस ही होगा। तो ये वाला हमारा आंसर मतलब ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल कैन बी डाइकोटोमाइज्ड। हाँ हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल डाइकोटोमाइज्ड हो सकता है, जैसे मेल फीमेल, यस नो, इस तरीके से। कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन बी डाइकोटोमाइज्ड, वो भी हो सकता है, जैसे हमने किसी की हाइट मेजर की तो लड़के लड़कियों में हम उन्हें से डिवाइड करें तो वो डाइकोटोमाइज्ड तो हो सकता है, कंटिन्यूअस है। लेकिन तो ये भी हमारा ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल आर डाइकोटोमस। तो ये ध्यान रखेंगे और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर से इसे किसी भी तरीके से घुमा के दिया जाएगा तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट है हमारा which of the following philosophy has least contributed to the field of education? नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड रियलिज्म। तो इसमें से सबसे लीस्ट हमारी जिसकी एजुकेशन के फील्ड में लीस्ट इंपॉर्टेंट है जो, वो हमारी हो जाएगी अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? फैमिली, नॉन फॉर्मल एजेंसी स्कूल, फॉर्मल एजेंसी स्टेट, इनफॉर्मल एजेंसी स्काउट, नॉन फॉर्मल एजेंसी। तो इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, इसमें दो हैं जो कि नॉट करेक्टली मैच्ड हैं। पहला है फैमिली, नॉन फॉर्मल में नहीं आती है, इनफॉर्मल में आती है, स्कूल फॉर्मल में आती है, स्टेट भी हमारी फॉर्मल में आती है, तो ये भी हमारा गलत है। और स्काउटिंग नॉन फॉर्मल एजेंसी है। लेकिन अगर सिर्फ एक अगर हमें इनमें से चूज करना हो तो हम स्टेट के साथ जाएंगे, वो सबसे ज्यादा गलत है, स्टेट फॉर्मल एजेंसी आएगा। ठीक है, इसमें आंसर हम सी पे टिक करेंगे अगर हमें एक चूज करना है तो। लेकिन इसमें जो इनकरेक्ट है वो दो हैं, ए भी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। बुक्स, इधर बुक्स के नाम है, इधर ऑथर है। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन हमारी जॉन डीवी की है तो ए का हो जाएगा। टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारी रूसो की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हमारी एम के गांधी की है। एंड द लाइफ डिवाइन हमारी श्री अरविंदो जी की है। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ए का टू 3 में है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा रूसो हो गया। बी का 3, बी का 3 हमारा सिर्फ एक में है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया डी, लाइफ डिवाइन अरविंदो जी के साथ चली गई और हमारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एम के गांधी जी के साथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो एक तरफ मेथड दी हुई है और एक तरफ मतलब हमारे साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड हमारी किसने दी थी? ये हमारी विलियम जेम्स ने दी है। साइको एनालिसिस हमारी सिगमंड फ्रॉइड की है। एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारी विलियम वुड ने दी थी, याद होगा आपको, सबसे पहली प्रयोगशाला भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी। साइंटिफिक इंक्वायरी की बात जे.एस. मिल करते हैं, तो हम मैच कर लेते हैं। ए का हो जाएगा हमारी 3, ए का 3 3 में दिया है। साइको एनालिसिस का 1, तो 3 1, तो इसका भी डी ही है, 3 1। और 4 हमारा हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स आर रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है? तो ये हमारी द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रॉइड से रिलेटेड है। इन्होंने लिबिडो का कंसेप्ट दिया है जिसमें लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी की थ्योरी नहीं है? साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रॉइड, ये भी पर्सनैलिटी की है। ट्रेड थ्योरी ऑफ ऑलपोर्ट भी पर्सनैलिटी की है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मैस्लो भी पर्सनैलिटी की है। बट सोशल इंटरेक्शन थ्योरी नहीं पढ़ी गई है, तो ये हमारी पर्सनैलिटी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन रिसर्च फाइंडिंग अमाउंट। जहाँ कंसिस्टेंसी की बात आए वहां पे आप आंख बंद करके रिलायबिलिटी पर टिक कर सकते हैं। तो लैक ऑफ वैलिडिटी, लैक ऑफ रिलायबिलिटी, लैक ऑफ बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, यहाँ ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, फिर वहां पे वो घूमने लगेगा कि नहीं जो वैलिड होता है वो रिलायबल होता है, जो वो सब नहीं करना है। यहाँ पे इन्होंने सिंपल पूछा है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, तो हम लैक ऑफ रिलायबिलिटी के साथ जाएंगे।
अगर यहाँ पे होता लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी तो हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के साथ जाते। और यहाँ पे होता लैक ऑफ एक्यूरेसी, तो लैक ऑफ एक्यूरेसी की बात अगर होती तो हमारा वैलिडिटी हो जाता। वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी मतलब रिलायबिलिटी, तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। A researcher want to develop an attitude skill. Attitude skill develop करना चाहता है. For this he does item analysis. During item analysis the researcher should calculate difficult value. जब हम एटीट्यूड स्केल की बात कर रहे हैं तो हम उसमें डिफिकल्टी वैल्यू नहीं ना करते, क्योंकि एटीट्यूड में क्या होता है कि हम किसी के लिए कोई नजरिया की बात कर रहे हैं, मतलब कौन किस चीज के बारे में क्या सोचता है, इस तरीके के उसमें क्वेश्चन होते हैं कि किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं पसंद है, मतलब लाइक डिसलाइक इस तरीके के होते हैं। तो वहां पे कोई डिफिकल्टी, उसका कोई मतलब पैमाना नहीं है डिफिकल्टी का, वहां तो सिंपल चॉइस की बात की जा रही है, या तो पसंद है या तो नहीं पसंद है। तो वहां पे हम डिफिकल्टी वैल्यू को नहीं करते हैं। डिफिकल्टी वैल्यू से मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन जो लोअर अचीवर है और हायर अचीवर है और मिडिल अचीवर है उनको आपस में अलग अलग कर सके, डिफिकल्टी वैल्यू वहां पे कैलकुलेट की जाती है मोस्टली अचीवमेंट टेस्ट में। शुड कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, हाँ ये पता लगना चाहिए कि हम किसे पसंद कर रहे हैं किसे नापसंद कर रहे हैं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन है तो डिस्क्रिमिनेट कर पाए क्वेश्चन जो हम पूछना चाह रहे हैं उस चीज को। तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हम यहाँ पे एटीट्यूड स्केल में मतलब करते हैं, उसको निकालते हैं डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को। शुड कैलकुलेट बोथ डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, नहीं। शुड नाइदर कैलकुलेट डिफिकल्टी वैल्यू नॉर कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा शुड कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ओनली। हाँ, एटीट्यूड स्केल में हम डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं सिर्फ, और अचीवमेंट टेस्ट में हम दोनों चीजें डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स दोनों चीजें निकालते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न नॉलेज ऑफ साइंस एंड एंशिएंट नॉलेज ऑफ वेदांता शुड बी सिंथेसाइज्ड फॉर टीचिंग। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस। वेदांता और वो भी एंशियंट और वेस्टर्न की बात की जा रही है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए एकदम से किसका नाम आना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी का। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। तो आंसर होगा ए। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत मेंशन किया हुआ है, आंसर स्वामी विवेकानंद जी आएगा। इफ इन एनी स्टडी the achievement score are homogeneous then standard deviation of these score will be homogeneous अगर होगा तो हमारा इक्वल टू 0 आएगा डेविएशन। क्योंकि इसका मतलब यह है कि मान लीजिए किसी क्लास में बच्चों के ऊपर कोई टेस्ट किया गया, मैथ का टेस्ट दिया गया मान लीजिए उन्हें, और सब में उनके सब बच्चों के मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं और सबके सिम मतलब इक्वल, होमोजीनियस का मतलब है इक्वल मार्क्स उन्होंने गेन किए, मान लीजिए 30 स्टूडेंट है और 25 उन्होंने मार्क्स किए, तो उसमें जो डेविएशन होगा वो 0 आएगा हमारा, ध्यान रखेंगे। हाँ, ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल से समझा है कि अगर होमोजीनियस स्कोर है उसका मतलब होता है कि सही सभी स्टूडेंट का स्कोर सेम है, नो वेरिएशन नो डिस्पर्जन। तो जैसे एग्जाम्पल में 10-10 मार्क्स हैं तो मीन हमारा 10 हो जाएगा और डेविएशन हो जाएगा मीन से 0, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारा 0। और ये भी चीज ध्यान रखने वाली है कि एस डी जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, क्योंकि एस डी जो होता है स्क्वायर रूट होता है डेविएशन का, ठीक है। और इसमें मिनिमम वैल्यू 0 होती है, नेगेटिव नहीं होता कभी भी, 0 होती है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी इनफाइनाइट तक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस and their interaction on managerial creativity of college teachers। मतलब एक रिसर्चर बुद्धि, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और उनका इंटरेक्शन देखना चाहता है मैनेजेरियल क्रिएटिविटी ऑफ कॉलेज टीचर्स पर। तो इसके लिए उसे कौन सी मतलब मेथड यूज करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगी, हिस्टोरिकल रिसर्च भी नहीं होगी, इथनोग्राफिक में हम फील्ड में जाके स्टडी करते हैं तो वो भी हमारी नहीं होगी। यहाँ पे हम सर्वे कर सकते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस को मेजर करें, वहाँ पे मतलब स्कूल में टीचर्स की को उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मेजर करें,
और फिर मैनेजरियल क्रिएटिविटी का टूल लगा के उसको मेजर करें और फिर उनके इंटरेक्शन को देखें। तो यहाँ पे हम सर्वे रिसर्च कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सर्वे रिसर्च। हाउ मेनी सब टेस्ट आर देयर इन भाटिया बैटरी? तो भाटिया बैटरी में टोटल 5 सब टेस्ट हैं, जिनके नाम है कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर्स पास एलएम टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट वैदिक पीरियड? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वैदिक पीरियड के बारे में? उपसंपदा संस्कार, कौन सा संस्कार मतलब संस्कार दिए हुए हैं, कौन सा मतलब उसमें नहीं आता है? तो उपसंपदा हमारा बौद्धिज्म से रिलेटेड है, तो पहला ही नहीं आएगा। चौल संस्कार आता है, उपनयन संस्कार आता है, समावर्तन। चौल संस्कार जो हमारे यहाँ वो मुंडन वाला जो होता है जिसमें बच्चे के बाल काटे जाते हैं, चौल संस्कार वो होता है। और उपनयन में जो बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे गुरुकुल, तो उस समय होता था। और समावर्तन मतलब शिक्षा समाप्त होने पे जो होता था वो समावर्तन होता था। तो उपसंपदा हमारा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है हेंच डिलेमा इज एसोसिएटेड विद? हेंच डिलेमा किससे एसोसिएटेड है? तो ये हमारा हो जाएगा कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। डेटा जनरेटेड बाय which test may not be amenable to parametric test? मतलब ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन से स्केल से हम डेटा कलेक्ट करेंगे जिसपे कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। तो रेटिंग स्केल होगा, अचीवमेंट टेस्ट होगा, इन्वेंट्री होगा या ओपन एंडेड क्वेश्चनर होगा। तो रेटिंग स्केल, अचीवमेंट टेस्ट और इन्वेंट्री स्केल, इन तीनों में हम पैरामेट्रिक यूज कर सकते हैं। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चनर क्योंकि ओपन एयर टाइप से होती है, मतलब उसमें क्या होता है कि क्वालिटेटिव फॉर्म में होती है, वो बहुत ज्यादा मतलब विचारों में मतलब लेंदी सब्जेक्टिव बहुत होती है। तो वहां पे हम लोग पैरामेट्रिक यूज नहीं कर सकते। ठीक है। हाउ मेनी लॉजिकल स्टेप हैव बीन गिवन बाय डीवी इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग? 6, 5, 4, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन? डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? इट यूजेस पोस्ट प्रोड्यूस्ड कोर्स एज बेसिस फॉर स्टडी, इट इज फ्लेक्सिबल इन करिकुलम एंड कंटेंट, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डेप्राइव सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज यूज्ड। तो सेल्फ मटेरियल इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी यूज होता है, डेप्राइव्ड को अपॉर्चुनिटी भी देता है, और फ्लेक्सिबल करिकुलम और कंटेंट भी होता है। लेकिन इट यूजेस पोस्ट प्रोड्यूस्ड कोर्स एज बेसिस फॉर स्टडी, ये हमारा यहाँ पे मतलब असत्य हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट है विच एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी डज द प्रोजेक्टिव टेक्निक मेजर? इनमें से क्या चीज प्रोजेक्टिव टेस्ट से हम मेजर करते हैं? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड या ईगो? तो आंसर हो जाएगा हमारा अनकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द नॉन मटेरियल कल्चर? नॉन मटेरियल कल्चर की बात की जा रही है, तो वैल्यूज होंगी, फूड हैबिट होगी, बिलीफ होगी या रिलीजन होगा? तो फूड हैबिट जो है हमारी वो नॉन मटेरियल कल्चर का पार्ट नहीं होता है, मतलब और वैल्यूज, बिलीव्स और रिलीजन ये हमारे नॉन मटेरियल कल्चर के पार्ट होते हैं। तो आंसर होगा बी, फूड हैबिट्स। मैच द फॉलोइंग, स्प्लिट हाफ मेथड, क्राइटेरियन मेथड, हिस्ट्री इफेक्ट, हॉथॉर्न इफेक्ट। स्प्लिट हाफ मेथड को हम यूज करते हैं रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, क्राइटेरियन मेथड हमारा वैलिडिटी चेक करने के लिए, हिस्ट्री इफेक्ट जो है हमारा वो आएगा किससे रिलेटेड है? एक्सटर्नल वैलिडिटी से, ऑब्जेक्टिविटी से या इंटरनल? तो हिस्ट्री इफेक्ट हमारा इंटरनल वैलिडिटी से रिलेटेड होगा, और हॉथॉर्न इफेक्ट हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी से मतलब जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट से रिलेटेड होगा। तो मैच कर लेते हैं। ए का हो जाएगा हमारा 2, ए का 2, 2 में है। बी का क्राइटेरियन मेथड वैलिडिटी 3, बी का 3। तो आंसर तो हमारा ये आ गया बी 2, 3। और सी का हमारा हो जाएगा 5 और डी का हो जाएगा हमारा 1। तो आंसर हमारा आ गया बी। हाँ, स्प्लिट हाफ मेथड रिलायबिलिटी को मेजर करने की एक टेक्निक है, और इसमें कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं हम लोग
क्राइटेरियन मेथड वैलिडिटी को चेक करने की है। इसमें आपको एक क्राइटेरिया हम चूज करते हैं, किसी दूसरे टूल के साथ हम उसकी वैलिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। हिस्ट्री इफेक्ट जो इंटरनल वैलिडिटी को चेक करते हैं, और हॉथॉर्न इफेक्ट में हम एक्सटर्नल वैलिडिटी को चेक करते हैं। जो हमारे रिजल्ट आते हैं, जनरलाइजेशन जो हम करते हैं रिजल्ट्स का, उसको उसको देख के, ठीक है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा सत्य है बुद्धिज्म के रेफरेंस में? बुद्धिज्म वॉज मोर कंसर्न विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रादर देन मेटाफिजिकल क्वेश्चन। सही बात है, बुद्ध जी ने भगवान या इन चीजों पे ज्यादा विचार विमर्श नहीं किया था, बल्कि उन्होंने दुख क्या होता है, दुख के कारण क्या है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धिज्म डिनाउंस्ड इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन बर्थ एंड कास्ट। इन्होंने इस चीज को भी प्रमोट किया था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे, चाहे बर्थ हो या कास्ट हो। तो हमारा ये भी ठीक होगा। तो हमारे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है, कुछ ऐसा है जो आप चाह रहे हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, तो मैं उस चीज को देखूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? कौन सी फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया में? तो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी ही फर्स्ट है, जो कि 1982 में एस्टेब्लिश हुई थी, और इसका वर्तमान में नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में फॉर्म हुई थी। ये लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी। लार्जेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी या कोटा ओपन यूनिवर्सिटी? तो हमारा ए ऑप्शन ही ठीक है, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है। 1982 में एस्टेब्लिश हुई थी, और ये हैदराबाद में लोकेटेड है। मोड कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग। मोड को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग टूल इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। मैंने यहाँ पे इनकी क्रोनोलॉजी लिखी है, और ऑप्शन में इस तरीके का कोई भी आंसर नहीं है। सबसे पहले हमारा कार्ल जुंग आते हैं, तो 1905 में जो इनका वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट है, और हरमन रोशा ने 1921 में दिया है, और टीएटी जो है हमारा वो 1935 में, और बेल की एडजस्टमेंट इन्वेंटरी 1961 में आती है। तो अगर हम इस क्रोनोलॉजी में देखें तो इनमें से कोई भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स आर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर। कौन सा सिग्निफिकेंट फीचर होना चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड नॉर्म्स, वैलिडिटी एंड प्रैक्टिस, नॉर्म्स एंड वैलिडिटी। नॉर्म्स भी स्टैंडर्डाइजेशन का एक पार्ट होता है, लेकिन अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट और सिर्फ दो ही पूछे जा रहे हैं तो हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के साथ जाएंगे। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन इन इंडिया। तो ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट 1962 में। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन 1969 में हुई थी। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन यूएसए 1971 में हुई थी। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया अभी हमने पीछे पढ़ी थी 1982 में हुई थी। तो इनका ऑर्डर 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में आएगा। तो हमारा 1 2 3 4 यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ये यहाँ पे वही है कि फर्स्ट करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन इन इंडिया 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले करेस्पॉन्डेंस कोर्स। ओपन यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन 1969 में हुई थी। ओपन यूनिवर्सिटी इन यूएसए 1971 में हुई थी, जो कि एम्पायर स्टेट कॉलेज में हुई थी। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया बाई 1982 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ एरर और क्रिटिसिज्म और वैलिडिटी दी हुई है, एक तरफ
मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो टाइप 1 एरर को हम मैच करेंगे इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। जब हम बहुत ज़्यादा लेवल इंक्रीज कर देते हैं सिग्निफिकेंट का, तो हमारी टाइप 1 एरर होती है। टाइप 2 एरर हमारी जब होती है जब हम डिक्रीज कर देते हैं। और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हमारा जो रिलेटेड होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से होता है। और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की बात हो रही है तो हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा। और एक्सटर्नल वैलिडिटी हमारी जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से होता है। तो एक्सपेरिमेंट जब हम इसके रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं उस समय ये वाली वैलिडिटी देखी जाती है। तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ जाएगा। तो हमारा डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1 3 में है। टाइप 1 का हो जाएगा 4, ए का 4, ए का 4 1 में ही है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। हाँ मेरा ना टाइप 1 एरर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होता है, इसमें हम रिजेक्ट कर देते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस सही होती है फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। टाइप 2 एरर जब होती है जब हम सिग्निफिकेंट लेवल को डिक्रीज कर देते हैं और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म मतलब वो गलत होती है फिर भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में ऑथेंटिसिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के ऊपर फोकस करती है। Which tool among the following does not give data on interval scale? इंटरवल स्केल पर कौन सा टूल मतलब डेटा नहीं देगा? तो चेकलिस्ट ही इंटरवल स्केल पे नहीं देगी, रिएक्शन स्केल भी देगा, पर्सनालिटी इन्वेंटरी भी देगा और एप्टीट्यूड टेस्ट भी देगा। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इमोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है इमोशन के संबंध में? द इमोशन एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद सम इंस्टिंक्ट और बायोलॉजिकल ड्राइव्स। बिल्कुल ये सही बात है कि ये हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव से जुड़े हुए होते हैं और हमारे इंस्टिंक्ट से जुड़े हुए होते हैं। इमोशनल में नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय बॉडीली चेंजेस, ये गलत है क्योंकि जब हमारी बॉडी जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। जैसे हम दुखी होते हैं तो हमारे आंसू निकलने लगते हैं, हमें गुस्सा आता है हमारा चेहरा लाल पड़ जाता है और स्वेटिंग होने लगती है हमें। तो मतलब ये वाला हमारा इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है, विच आर करेक्ट। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन ए मतलब स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का फंक्शन नहीं है? प्रमोटिंग हमें नहीं जरूर पढ़ना चाहिए, कई बार मिस्टेक हो जाती है ना, नहीं देखते और गड़बड़ कर देते हैं आंसर को करने में। प्रमोटिंग यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ये होता है। टू ब्रिंग अबाउट चेंज एट नेशनल लेवल, इसे अभी साइड में रखते हैं। टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल, इम्प्रूवमेंट लाना होता है इंस्टीट्यूशन में। सॉल्विंग इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू ब्रिंग अबाउट चेंज एट नेशनल लेवल। ये हमारी नेशनल लेवल पर प्लानिंग जो होगी उसमें इंक्लूड होगा, ना कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में। तो आंसर हो जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी दिस यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? तो जैन फिलोसफी के अनुसार 6 एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान रखेंगे कि 6 एलिमेंट्स पे फोकस करता है जैन फिलोसफी, 6 एलिमेंट्स को मानता है। और वो 6 एलिमेंट्स है हमारी जीवा, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल? इनमें से कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है ग्लेजर्स का? तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड बिहेवियर होता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब जब हम टीचिंग करने जा रहे होते हैं उससे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि आज हम इससे क्या मतलब क्या वैल्यू निकलेगी, क्या हमें गेन करना है, बच्चों में क्या चेंज लाने हैं व्यवहार में। तो वो होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। एंड बिहेवियर भी होता है मतलब उसकी प्रायर नॉलेज को चेक करना कि उसको क्या नॉलेज है, हमें कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है वो देखने के लिए एंटिंग बिहेवियर।
सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई में नहीं होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है। लास्ट में हम जब हमारी टीचिंग हो जाती है तो हम ये देखते हैं कि हाँ बच्चों ने जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उनको मतलब कितने किस हद तक कंप्लीट किया, तो वो परफॉर्मेंस असेसमेंट में आ जाता है। तो हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाइज में नहीं आएगा। हाँ, ये रॉबर्ट लेजर ने 1962 में ये वाला बेसिक टीचिंग मॉडल दिया था। इन्होंने 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स बताए थे: इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। नेक्स्ट है, हाउ शुड अ चाइल्ड बी डिसिप्लिन्ड अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक फिलोसफी। नेचुरलिस्टिक फिलोसफी जो है हमेशा ही नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस करती है, तो ये दिमाग में रखना है हमेशा ही। तो बाय सोशल लॉ, बाय मॉरल टीचिंग, बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस या बाय हार्श फिजिकल पनिशमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ऑप्शन सी। द टर्म वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाई, किसके द्वारा किया गया था? वुड्स डिस्पैच, हार्टॉग कमिटी, गोखले या सर्जन कमीशन। तो हमारा हार्टॉग कमिटी ने सबसे पहले वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन पर फोकस किया था, और ये इन्होंने 1929 में आया था। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड हैज गिवन इन, किस में दिया गया है? The Constitution of India, Draft National Policy of Education, 7 5-year Plan, National Policy on Education 1986। तो ये हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कंसेप्ट जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में दिया गया है। और एक चीज और है इसमें याद रखने लायक, कि जो 7th 5-year प्लान है उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर यहाँ पूछा जाता द इम्प्लीमेंट ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब हुआ, मतलब कब कब इम्प्लीमेंट किया गया, तो हमारा 7th 5-year प्लान आंसर होता। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ आंसर मेंशन नहीं किया है, तो ध्यान से आप देख लेंगे इसको। एक बार हम देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये इम्प्लीमेंट 7th 5-year प्लान में किया गया था। और इसका जो एम था वो इम्प्रूव करना था इसेंशियल फैसिलिटीज इन प्राइमरी स्कूल्स, जिसमें कि एटलीस्ट 2 क्लासरूम होने चाहिए, 2 टीचर्स होने चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बाथरूम वगैरह होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ टेस्ट इज यूज्ड व्हेन। एफ टेस्ट को कब यूज करते हैं? 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आर कंपेयर्ड, 2 कोरिलेटेड ग्रुप आर कंपेयर्ड, मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आर कंपेयर्ड, मोर देन 2 डिपेंडेंट ग्रुप्स आर कंपेयर्ड। कब यूज करते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आर कंपेयर्ड। 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप आर कंपेयर्ड में हम लोग टी टेस्ट को यूज करते हैं। 2 कोरिलेटेड ग्रुप आर कंपेयर्ड में हम लोग पेयर्ड टी टेस्ट को यूज करते हैं। मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आर कंपेयर्ड में हम लोगों ने एफ टेस्ट यानी अनोवा को यूज करते हैं। और मोर देन 2 डिपेंडेंट ग्रुप्स आर कंपेयर्ड में हम लोग रिपीटेड एनोवा को यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये फिशर, रोनाल्ड ए फिशर के द्वारा दिया गया था एनोवा। बस आज के में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस आपको वहां से मिलती रहेंगी, और नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, या आप कुछ और अलग पढ़ना चाह रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं, और या कोई क्वेरी है कुछ समझ में ना आए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आज की में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।